नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो आपका बुक है इंडियन इकोनॉमी वाली, उसका चैप्टर नंबर 2 हम समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने समझा दिया था, जिसमें हमने पूरा जो इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री है, जो कि अंग्रेजों के आगमन के समय से और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति थी, उसको हमने चैप्टर नंबर 1 में समझा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सेकंड चैप्टर है वो लगभग 1950 से लेकर 1990 तक का पूरा जो इंडियन इकोनॉमी में जो भी परिवर्तन हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए हैं, उसका वर्णन करता है चैप्टर। तो इस चैप्टर को भी हम 3-4 पार्ट्स में ही समझने वाले हैं। और आपको पता है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे भाई इकोनॉमिक्स का जो ये सिलेबस स्टार्ट करवाया जाए, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो पूरा एनिमेशन के थ्रू आपको मिलने वाला है, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी हिंदी मीडियम में। भाई देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, मेरे को मालूम है यूट्यूब पे, क्योंकि कहीं वीडियो मिल ही नहीं रहा हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए। तो रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद अब अपने को क्या करना था, एक आर्थिक प्रणाली को अपनाना था, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को जिसके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते थे। अब बच्चों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये आर्थिक प्रणाली होता क्या है। देखिए, आर्थिक प्रणाली है आर्थिक व्यवस्था। हम अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाते हैं, वही आर्थिक व्यवस्था है। इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो उत्पादन की प्रणाली क्या रहेगी, यानी कि उत्पादन करने का तरीका क्या रहेगा। दूसरी चीज़, संसाधनों का आवंटन किस तरीके से होगा, है ना, यानी कि वस्तु और सेवा जो है वो उसका उत्पादन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में, है ना। तीसरा रहेगा आपका अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का वितरण कैसे होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ों के आधार पे ही आर्थिक व्यवस्था का हम पता लगाते हैं। अब देखिए, देशों में आर्थिक व्यवस्था अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें, वहाँ पे पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है। हम अगर सोवियत संघ या चाइना की बात करें, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था है। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इन तीनों ही आर्थिक व्यवस्था के बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि उत्पादन के जो साधन होंगे, है ना, उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है। तो वहाँ पे उत्पादन के साधनों पे निजी लोगों का हक होता है, और ये उत्पादन जो करेंगे उसका मेन पर्पस होगा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो भाई पहली विशेषता ये कि उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का हक होता है। दूसरा पॉइंट कि उत्पादन के साधनों का उपयोग किस लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए होगा। ठीक है, इसके अलावा केवल उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा इस अर्थव्यवस्था में जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, घरेलू बाजार तथा विदेशी बाजार में जिसको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का हस्तक्षेप शून्य होता है। यहाँ पे ऐसे देशों में क्या होता है कि सरकार केवल कानून व्यवस्था बनाती है और सुरक्षा की रखरखाव करती है। बाकी सारा जो भी बाजार में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूंजीपति लोगों द्वारा लिए जाते हैं, और जो बाजार का जो मांग और पूर्ति है उसके अकॉर्डिंग बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हो गई। अब हम इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें, यानी कि इसके गुण की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है भाई, जो जीडीपी है उसका विकास तेजी से होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए होगा, तो जो जीडीपी है वो तेजी से ग्रो करता है ना। इसके अवगुण या फिर हम इसके दोष की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादातर लाभ कमाने के लिए होता है। अब लाभ कमाने के चक्कर में क्या होता है कि उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धनी लोगों के लिए किया जाता है। निर्धन वर्ग के लोगों का अक्सर मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना सामाजिक न्याय के विकास होता है। सामाजिक न्याय को तो भाई पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया जाता है। आई होप कि आपको पूंजीवादी व्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी आर्थिक प्रणाली की बात करते हैं, जो कि है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि आपका रसिया है, इस समय चाइना है, चाइना में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था ही है। तो इस अर्थव्यवस्था की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर ना सरकार का नियंत्रण होता है, या फिर सामूहिक नियंत्रण होगा। ठीक है, सार्वजनिक नियंत्रण होता है। सरकार ही ये तय कर देगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। सारे निर्णय, सारे फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषता को देख लेते हैं भाई, तो उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा, समाज का या फिर सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है,
निजी संपत्ति यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें लाभ कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना ज़्यादा महत्व रखता है। इसकी अगर हम खासियत यानी कि गुण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो भाई अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आय का समान वितरण होता है, मतलब समानता को बढ़ावा दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। समाज में सभी तबके के लोगों को मतलब न्याय मिल सके, वस्तुओं का वितरण जो है सभी लोगों के लिए हो, ये इसकी खासियत हो गई। अब इसके कुछ अवगुण भी है। इसकी अगर हम कमियों की अगर इसमें हम बात करें तो जीडीपी का जो विकास है ना वो बहुत ही धीमी गति से हो पाता है, क्योंकि भाई इसमें हम लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को नहीं बना रहे हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इस वजह से जीडीपी का जो विकास है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, आर्थिक समृद्धि स्लो हो जाती है। इसी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ जो है या फिर हम जिसको इस समय रशिया के नाम से जानते हैं या हम चाइना की बात करें तो उन्होंने क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का त्याग कर रहे धीरे धीरे, और वो भी पूंजीवादी रास्ते पर ही आ रहे हैं, वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपना रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसके अवगुण में आप बता देंगे। अब हम आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिक्स इकोनॉमी है, उसकी क्या खासियत होती है। तो देखो इसमें क्या होगा कि उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के जो हमारे साधन है उस पर सरकार का भी नियंत्रण होगा और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण होगा, है ना। दोनों ही क्या करेंगी, चीज़ों का निर्माण करेंगी, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही जो क्षेत्र है उनका मतलब एक तरीके से अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। अब अगर इसकी विशेषता को हम समझे तो देखिए इसमें क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का तो हक होगा ही होगा, साथ ही साथ सरकार का स्वामित्व भी होगा। निजी क्षेत्र में उत्पादन का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ को अधिक करने के लिए लिया जाएगा, और दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र भी मौजूद रहता है। उत्पादन की प्रक्रिया में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके हम गुण की बात करें, इसके खासियत की बात करें तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख खासियत ये है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सचर है। दोनों ही विशेषता इसमें आपको मिल जाएगी, है ना। एक तरफ क्या होता है कि भाई लाभ कमाने के लिए निजी क्षेत्र जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करती है और वो जीडीपी के समृद्धि में योगदान देती है। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है ना, वो भी अपना विशेष भूमिका निभा रही है। तो ये इसके तो भाई खासियत हो गई। अब इसमें भी कुछ अवगुण है, उसको हम समझ लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। भ्रष्टाचार होने के कारण मतलब वस्तुओं का उत्पादन उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, सेवाओं का उत्पादन उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर अब जो देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहीं ना कहीं जो है वो निजी क्षेत्र का चयन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको चीज़ें सौंप रहे हैं, है ना। तो ये इसकी विशेषता मतलब अवगुण में आप ये पॉइंट बताएंगे। तो इस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र है, मतलब अर्थव्यवस्था की जो तीनों आर्थिक प्रणाली की जो तीनों विशेषताएं हैं, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों ही अर्थव्यवस्था के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्षण। ठीक है, मतलब कि पंचवर्षीय योजना का हमारा क्या टारगेट रहा, क्या प्लान रहा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया ये पंचवर्षीय योजना होता क्या है। देखिए पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, सोवियत संघ ने ही अपने देश में क्या किया था, पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे देश के पास जितने भी संसाधन है उसको हम क्या करते हैं, अपने देश के विकास के लिए पूरे 5 वर्ष का योजना बना के योजना अनुसार क्या करते हैं, अपने पैसों को खर्च करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि हम अपने देश के विकास को एक मतलब प्लान के साथ डेवलप कर सके अपने देश को। ठीक है, तो ये है पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम 5 वर्षों के लिए अपने संसाधन को खर्च करते हैं योजना के अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो कि 1951 में लागू किया गया था, 51 से 56, जिसमें कृषि को महत्व दिया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया था। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें हमने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो हर पंचवर्षीय योजना के कुछ न कुछ टारगेट रखे जाते हैं, लक्ष्य रखे जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं 5 वर्ष के दौरान पाने की कोशिश करते हैं। अब ये जितने भी पंचवर्षीय योजना अभी तक 12-13 जो भी पंचवर्षीय योजना चले हैं, उन सभी पंचवर्षीय योजना का क्या मकसद रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का जो पहला लक्ष्य रखा गया था वो है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, यानी कि जो हमारे देश की जो जीडीपी है उसको बढ़ाया जाए। अब जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना है ना। उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है कि निरंतर मतलब लगातार क्या होगा, हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है
वो लगातार बढ़ेगा और ये जीडीपी को और ज़्यादा ग्रोथ प्रदान करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बनाएंगे और वस्तुओं को बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा लक्ष्य रखा गया आधुनिकीकरण, है ना। आधुनिकीकरण मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉडर्न होते जाए, मतलब कि हम मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो नवीन तकनीक है उसके माध्यम से हम वस्तुओं का उत्पादन करें, हम नई प्रौद्योगिकी लेकर आए खेती करने के लिए या फिर उद्योग धंधों में हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल आप हरित क्रांति के बारे में सुने होंगे, है ना। इसने क्या किया, गेहूं और चावल के उत्पादन में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया था। और इस समय मतलब हरित क्रांति के तहत हमने क्या किया, खेती करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया, जैसे कि आधुनिक जो बीज है, कीटनाशक है, खाद है, इसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, चीज़ों का मतलब गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का एक बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। तीसरा लक्ष्य रखा गया आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि हम अपने ऊपर निर्भर रहे, हम किसी दूसरे देश के ऊपर किसी वस्तु के लिए, पैसों के लिए या संसाधनों के लिए निर्भर ना रहे। खास करके हम खाद्यान्न फसलों की बात करें, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें तो 1965 के आसपास हम ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें भी दूसरे देशों से आयात करते थे। खास करके गेहूं का आयात हम कहाँ से करते थे, यूएसए से करते थे। लेकिन 1965 में जब भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था दोनों देशों के बीच में, तो अमेरिका ने हमें खाद्यान्न फसल निर्यात करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से भाई हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए भारत ने पंचवर्षीय योजना का मेन पर्पस रखा आत्मनिर्भर होना। वो चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हम बात करें या फिर वित्तीय संसाधन की हम बात करें या फिर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें, हर मामले में पंचवर्षीय योजना का मेन पर्पस रहेगा आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता मतलब हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे पूरी तरीके से। चौथा जो लक्ष्य रखा गया वो है संसाधनों का न्यायोचित वितरण। न्यायोचित मतलब क्या है कि ऐसा वितरण हो जिससे कि सभी को फायदा हो, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई देश में जो हम पंचवर्षीय योजना के तहत हम ग्रो तो कर रहे हैं, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ धनी लोगों को हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायदा जो है वो सभी लोगों को हो, समाज में समानता की स्थापना की जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए, ऐसा विकास होना चाहिए। तो ये भी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने समझाया, सबसे पहले आर्थिक प्रणाली के बारे में, उसके बाद आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित प्रणाली, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य रहे, ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपका जो भी समस्या है उसका समाधान मैं जरूर से जरूर करूं। बाकी वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना